हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग गबन उपन्यास का अध्याय 34 कवर करेंगे। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोगों को देखना हो तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गबन उपन्यास का अध्याय 34। पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय बड़ी मेज के सामने 4 आदमी बैठे हुए थे। एक दरोगा थे, गोरे से, शौकीन, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता की झलक थी। उसके बगल में नवाब दरोगा थे। यह सिख थे, बहुत हंसमुख, सजीविता के पुतले, गेहुआ रंग, सुडौल, सुगठित, शराबिक, सिर पर केस था, हाथों में कड़े, पर सिंहार से परहेज ना करते थे। मेज की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर की डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़, सांवला, लंबा था, कौड़ी सी बाल आंखें, फले हुए गाल और ठिकाना कदम। डिप्टी सुपरिटेंडेंट लंबा छरहरा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। इसकी लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुलीनता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिहार का एक कस लेकर कहा, बाहरी कंवारों से कम नहीं चल सकेगा। इनमें से किसी एक अप्रूवल बनाना होगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी। हलफ से कहता हूँ, सभी तरह के लालच देकर हार गए। सबों ने ऐसी गूंथ कर रखी है कि कोई टूटता ही नहीं। हमने बाहर के गवारों को भी आजमाया, पर सब कानों पर हाथ रखते हैं। डिप्टी उस मालवाड़ी के फिर आजमाया होगा। उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाएंगे, शायद उसका कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, आज सुबह से हम लोग यही कर रहे हैं। बेचारा बाप लड़की के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी नहीं होता। कुछ देर तक चारों आदमी विचारों में मग्न बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराशा भाव से कहा, मुकदमा नहीं चल सकता, मुक्त का बदनामी होगा। इंस्पेक्टर, एक ही हफ्ते की मोहलत और दे दीजिए, 1 हफ्ते की मोहलत और दे दीजिए, शायद कोई टूट जाए। यह निश्चय करके दोनों आदमी यहाँ से रवाना हुए। छोटे दरोगा भी उसके साथ ही चल गए। दरोगा जी ने होका मंगवाया कि सहसा एक मुसलमान सिपाही आकर कहा, दरोगा जी, लाइए कुछ इनाम दिलवाइए। एक मुजरिम ने सुबेरे पर गिरफ्तार किया है, इलाहाबाद के रहने वाला है, नाम है रामानाथ। पहले नाम और सैयद दोनों गलत बताई थी। देवीदीन खटीक जो नुक्कड़ पर रहता है, उसी के घर ठहरा हुआ है। जरा ढाट बताएंगे तो सब कुछ उगल देगा। दरोगा जी, वही है ना जिसने 2 लड़के? सिपाही, जी हाँ, वही है। इतने में रामानाथ भी दरोगा के सामने हाजिर किया गया। दरोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसकी हुलिया मिला रहे हो। तब कठोर दृष्टि से देखकर बोला, अच्छा, ये इलाहाबाद का रामानाथ है। खूब मिले भाई, 6 महीने से परेशान कर रहे हो। कैसा साफ हुलिया है कि अंधा भी पहचान ले। यहाँ कब से आए हो? कांस्टेबल ने रामा को परामर्श दिया, सब हाल सच सच कह दो तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती ना की जाएगी। रामा ने प्रसन्नचित बनने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके हाथ में हूँ, रियासत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की मिनी फैक्ट्री में नौकर था। हिमामत कहिए या बदनसीबी, चुंगी से 400 रुपये मुझसे खर्च हो गए। मैं वक्त पर रुपए जमा ना कर सका। शर्म के मारे घर के आदमियों से कुछ ना कहा, नहीं तो इतने रुपए इंतजाम हो जाना कोई मुश्किल न था। जरा कुछ बस ना चला तो वहाँ से भागकर यहाँ चला आया। उसमें से एक हर्फ भी गलत नहीं है। दरोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कौन संगीन है? क्या कुछ शराब का चस्का पड़ा हुआ था? मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी शराब से मुंह लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद से कहा, मोहब्बत के बाजार में लूट गए होंगे हुजूर। रामा ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे फाके मस्तों कि वहाँ कहाँ गुजर। दरोगा, तो क्या हुआ, जुआ खेल डाला या बीवी के लिए जेवर बनवा डाले? रामा ने छेपकर कहा। अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दरोगा, अच्छी बात है, तुम्हें भी यहाँ खोसे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवीदीन आकर खड़ा हो गया। दरोगा ने कठोर स्वर से कहा, क्या काम है यहाँ?
देवी दीन हुजूर को सलाम करने चला आया। इन बेचारों पर दया की नज़र रहे हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। दरोगा, बच्चा, सरकारी मुजरिम को घर में छिपाते हो, उस पर सिफारिश करने आए हो? देवी दीन, मैं क्या सिफारिश करूँगा हुजूर, 2 कौड़ी का आदमी। दरोगा, जानता है इस पर वारंट है, सरकारी रुपए गबन कर गए हैं। देवी दीन, हुजूर भूल चूक आदमी से हो ही जाती है, जवानी की उम्र ही है, खर्च हो गए होंगी। यह कहते हुए देवी दीन ने 5 गिन्नियाँ कमर से निकालकर मेज पे रख दी। दरोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? देवी दीन, कुछ नहीं हुजूर, हुजूर को पान खाने को। दरोगा, रिश्वत देना चाहते हैं? क्यों, कहो तो बचा, इस इल्ज़ाम से भेज दूं? देवी दीन, भेज दीजिए सरकार, घर वाली लकड़ी कफन का फिक्र से छूट जाएगी, वहीं बैठा आपको दुआ दूंगा। दरोगा, अबे इसे छुड़ाना हो तो 50 गिन्नियाँ लाकर सामने रखो, जानते हो इसकी गिरफ्तारी में 500 रुपये का इनाम है। देवी दीन, आप लोगों के लिए इतना इनाम हुजूर क्या है, इन गरीब परदेसी आदमी हैं, जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। दरोगा, बक बक मत करो, यह धर्म कमाने नहीं आया हूँ। देवी दीन, बहुत तंग हूँ हुजूर, दुकानदारी का तो नाम की है। कांस्टेबल, बुढ़िया से मांग जाके। देवी दीन, कमाने वाला तो मैं ही हूँ हुजूर, लड़कों की हाल जानते ही हो, तन पेट काटकर कुछ रुपए जमा कर रखे थे, सो अभी सातों धर्म किए चला आता हूँ, बहुत तंग हो गया हूँ। दरोगा, अब तो गिन्नियाँ उठा ले, इसे बाहर निकाल दो जी। देवी दीन, आपका हुक्म हो है तो लीजिए, जाता हूँ, धक्का क्यों दिलवाइएगा। दरोगा, कांस्टेबल सेठ, इन्हें हिसायत में रखो, मुंशी से कहो इनका बयान लिख ले। देवी दीन के होंठ आवेश से काँप रहे थे, उनके चेहरे पे इतनी व्याकुलता रामा ने कभी नहीं देखा, जैसे कोई चिड़िया उसके घोंसले से कौवों को उड़ते देखकर विफल हो गई हो। वह 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे गिरा तो एक सिपाही से कुछ कह रहा, तब लपका हुआ सड़क पर आ चला गया, मगर एक ही पल में फिर लौटा और दरोगा को बोला, हुजूर 2 घंटे के मोहलत ना दीजिएगा। रामा भी वहीं खड़ा था, उसकी यह ममता देखकर रो पड़ा, बोला, दादा अब तुम हैरान ना हो, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वो होने दो, मेरे भी यहाँ होते तो इससे ज़्यादा और क्या करते, मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार। देवी दीन ने आके पूछते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो भैया, जब रुपए पर आई तो देवी दीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है, इतने रुपए तो एक दिन जुए में हार जीत गया हूँ, अभी घर बेच दूँ तो 10,000 का मालियत है, क्या सिर पर लाद के ले जाऊँगा। दरोगा जी, अभी भैया का हिरासत में ना भेजो, मैं रुपए का गीकर करके थोड़ी देर में आता हूँ। देवी दीन चला गया तो दरोगा जी ने सहृदया भरे स्वर्ग से कहा, है तो खुराट मगर बड़ा नेक, तुमने ऐसी कौन सी गुत्ती सुता दी। राम ने कहा, गरीबों पर सभी को रहम आता है। दरोगा ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को छोड़कर इतना ही और कहिए, मुझे तो यकीन नहीं कि 50 गिन्नियाँ लावे। रामानाथ, अगर लाए भी तो उनसे इतना बड़ा तावन नहीं दिलाना चाहता, आप मुझे शौक से हिरासत में ले लें। दरोगा, मुझे 500 के बदले 650 मिल रहे हैं, क्यों छोड़ूं? तुम्हारी गिरफ्तारी का इनाम मेरे किसी दूसरे भाई को मिल जाए तो क्या बुराई है। रामानाथ, जब मुझे चक्की पीसनी है तो जितनी जल्दी पीस लूँ उतना ही अच्छा, मैंने समझा था मैं पुलिस के नज़रों से बचकर रह सकता हूँ, अब मालूम हुआ कि वह बकेली और 8 पहर पकड़ जाने का खौफ जेल से कम जाने वाला नहीं। दरोगा जी को एकाएक जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई, मेज के दराज से एक मसल निकली, उसके पन्ने इधर उधर उल्टे, तब नर्मता से बोले, अगर मैं कोई ऐसी तकरीब बताऊं कि देवी दीन के रुपए भी बच जाए और तुम्हारे ऊपर भी आँच न आए तो कैसा। रामा ने अविश्वास भाव से कहा, ऐसी तकरीब कोई है, मुझे तो आशा नहीं। दरोगा, अभी साईं का 100 खेल है, इसका इंतजाम मैं कर सकता हूँ, अगर महज एक मुकदमे का सहायता देनी पड़ेगी। रामा, झूठी सदारत होगी। दरोगा, नहीं, बिल्कुल सच्ची, बस समझ लो कि आदमी बन जाओगे, बिना फैसले के पंजे से छूट जाओगे, शायद सरकार
पर बारिश भी करे, यूं अलग चालान हो गया तो 5 साल से कम की सजा न होगी। मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम अपना नफा नुकसान खुद समझ लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। दरोगा जी ने डकैत और विक्रांत कह सुनाया। रामा ऐसे कई मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़ चुका था। संचय के भाव से बोला, तो मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि मैं भी इन डकैतियों में शरीक था। यह तो झूठी शरारत हुई। दरोगा, मामला बिल्कुल सच्चा है। आप बेगुनाहों को ना फंसाइएगा। वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए। फिर झूठा कहाँ रहा? डाकुओं के डर से यहाँ तो लोग शहादत देने पर राजी नहीं होते। बस, और कोई बात नहीं। यह मैं जानता हूँ कि आप कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी बननी जा रही है, इसके लिहाज से तो इतना झूठ कोई चीज़ नहीं। खूब सोच लीजिए, शाम तक जवाब दीजिएगा। रामा में मन में बात बैठ गई। अगर एक झूठ बोलकर वह पिछले कर्मों को प्रायश्चित कर सके तो भविष्य भी सुधार ले तो पूछना ही क्या, जेल से तो बच जाएगा। इसमें बहुत आगा पीछा की जरूरत ही ना थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि उस पर भी मैनिफेस्टली अभियोग ना चलाएंगी और उसे कोई जगह अच्छी मिल जाएगी तो वह जनता था। पुलिस का गरज है कि वह मेरी कोई वरीब शर्त अस्वीकार ना करेगी। इस तरह बोला मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म के संकट पर पड़ी हुई है। मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही ने बेगुनाह लोग ना फंस जाए। दरोगा, इसका मैं अपनी इंतकाम दिलाता हूँ। रामानाथ, लेकिन कल को म्यूनिसिपैलिटी मेरी गर्दन मापे तो मैं कैसे पुकारूंगा? दरोगा, मजाल है म्यूनिसिपैलिटी छू कर सके। फौजदारी के मुकदमे में मुद्दई तो सरकार ही होगी। जब सरकार आपको मुनाफा कर देगी तो मुकदमा कैसे चलेगी? आपको तहरीरी मुआफीनामा दे दिया जाएगा साहब। रामानाथ, और नौकरी? दरोगा, यह सरकार आप इंतजाम करेंगी। ऐसे आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है। अगर आपकी शहारत बढ़िया हुई तो फ्री में जहरों में जाल में आप निकल गए तो फिर आप पारस हो जाएंगे। दरोगा ने उसे वक्त मोटर मंगवाई और रामा के साथ बैठकर डिप्टी साहब के साथ मिलने चल दिए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने के विलम्ब क्यों करते? डिप्टी ने एकांत में खूब जीट उड़ाई। इस आदमी को यूं पता लगा, इसकी सूरत देखते ही भाप गया कि मगरूर है, बस गिरफ्तार ही तो कर लिया। बात सलोह आने सच निकली। निगरान कहीं चूक सकती है। हुजूर, मुजरिम की आंखें पहचानता हूँ। इलाहाबाद के म्यूनिसिपैलिटी के रुपए गबन करके भागा है। इस मामले में शरारत देने की तैयार है। आदमी पढ़ा लिखा, सूरत का शरीफ और जहीन है। डिप्टी ने संगीन भाव से कहा, हाँ, आदमी तो होशियार मालूम होता है। अगर मुआफीनामा लिए बगैर इसे हमारा एतबार न होगा, कहीं इसे तो सुहादा हुआ कि हम लोग इसका साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी, यह तो होगा ही। गवर्नमेंट ने इसके बारे में बातचीत करना होगा। आप टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए कि इस आदमी पर कैसा मुकदमा है। यह सब तो गवर्नमेंट को बताना होगा। दरोगा जी ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया और बातचीत शुरू हुई। डिप्टी ने क्या बोला? दरोगा कहता है यहाँ इस नाम का किसी आदमी का मुकदमा नहीं है। डिप्टी, यह कैसा है भाई? कुछ समझ में नहीं आता। इसके नाम तो नहीं बदल दिया? दरोगा कहता है म्यूनिसिपैलिटी के रुपए, किसी ने रुपए गबन नहीं किए, कोई मामला नहीं है। डिप्टी, ये तो बड़ा ताज्जुब की बात है। आदमी बोलता है हम रुपए लेकर भागा। म्यूनिसिपैलिटी बोलता है कोई रुपया गबन नहीं किया। यह आदमी पागल तो नहीं है? दरोगा, मेरी समझ में कोई बात नहीं आती, मगर कह दे कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है तो फिर उसकी गर्द भी ना मिलेगी। अच्छा, म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर से पूछिए। दरोगा ने फिर नंबर मिलाया। सवाल जवाब होने लगा। दरोगा, आपके यहाँ रामानाथ का कोई क्लर्क था? जवाब, जी हाँ था। दरोगा, वह कुछ रुपए गबन करके भागा था? जवाब, नहीं, घर से भागा था पर गबन नहीं किया।
क्या वह आपके यहाँ है? दरोगा: जी हाँ, हमने उसे गिरफ्तार किया है। वह खुद कहता है मैंने रुपए गबन किए बात किया है। जवाब: पुलिस को लाल भुरक्कर है, जरा दिमाग लड़ाइए। दरोगा: यहाँ तो अक्ल काम नहीं करती। जवाब: यही क्या, कहीं भी काम नहीं करती। सुनिए, रामानंद की मिजाज लगाने की गलती की, डर कर भागा। बाद में मालूम हुआ कि तहवील में कोई कमी न थी। आई समझ में बात। डिप्टी: अब क्या करना होगा? खास साहब: चिड़िया हाथ से निकल गया। दरोगा: निकल कैसे जाएगी हुजूर? रामानंद को यह बात कहीं ही क्यों जाए, बस उसे ऐसे आदमी से ना मिलना दिया जाए जो बाहर की खबरों पहुंचा सके। घर वालों की उसका पता अब लग जाएगा ही, कोई ना कोई जरूर उसकी तलाश में आवेगा। किसी को ना आने दे, तहरीर से कोई बात ना आए जाए। जवानी इंतहाम दिला दिया जाए, कह दिया जाए कमिश्नर साहब ने मुआफीनामा के लिए रिपोर्ट की गई है। इंस्पेक्टर साहब से भी राय ली जाए। इधर तो यह लोग सुपरिटेंडेंट का परामर्श कर रहे थे, उधर 1 घंटे में देवीदीन लौटकर थाने आया तो कांस्टेबल ने कहा दरोगा जी के साहब के पास गए। देवीदीन ने घबराकर कहा तो बाबूजी को हिरासत में डाल दिए? कांस्टेबल: नहीं, उन्हें भी साथ ले गए। देवीदीन ने सिर पीट कर कहा पुलिस वालों की बात का कोई भरोसा नहीं। कह गया कि 1 घंटे में रुपए लेकर आता हूँ, मगर इतना भी सब्र ना हुआ। सरकार के 5 ही 100 तो मिलेंगे, मैं 600 देने को तैयार हूँ। हाँ, सरकार के काल गुजारी हो जाएगी और क्या, वहीं से उन्हें प्रयागराज भेज देंगे, मुझसे भेंट भी ना होगी। बुढ़िया रो रो कर मर जाएगी। यह कहता हुआ देवीदीन वहीं जमीन पर बैठ गया। कांस्टेबल ने पूछा तो यहाँ कब तक बैठे रहोगे? देवीदीन ने मानो जैसे कोड़े से काट के हाथ देकर कहा अब तो दरोगा जी से 2-2 बात करके ही जाऊंगा, चाहे जेल में ही जाना पड़े, पर फटकार करूंगा जरूर, बुरी तरह फटकारूंगा। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, क्या भगवान से जरा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जाती बार देखा था, बहुत रंजिंदा थे। कांस्टेबल: ज़्यादा रंजिंदा तो नहीं, खासी तरह हंस रहे थे। दोनों चट्टी मोटर पर बैठकर गए थे। देवीदी ने अविश्वास भाव से कहा हंस क्या रहे होंगे बेचारे, मुंह से चाहे हंस लो तो दिल तो रोता ही होगा। देवीदीन ने यहाँ बैठे 1 घंटा भी ना हुआ था कि सहासत जग्गू आ खड़ी हुई। देवीदीन के द्वार पर बैठे देखकर बोली तुम यहाँ क्या करने लगे, भैया कहाँ हैं? देवीदीन ने मर्माहत होकर कहा भैया को ले गए हैं सुपरिटेंडेंट के पास, न जाने भेंट होती है कि ऊपर ही ऊपर प्रयागराज भेज दिए जाते हैं। जग्गू दरोगा जी भी बड़े वह है, कहाँ था और इतने लेंगे कहाँ लेकर चल दिए। देवीदीन: इसीलिए तो बैठा हूँ, आवे तो दो बातें कर लूँ। जग्गू: हाँ, फटकाना जरूर, जो अपनी बात का ही नहीं वो अपने बाप का क्या होगा। मैं तो खरी कहूँगी, मेरा क्या कर लोगे? देवीदीन: दुकान पर कौन है? जग्गू: बंद करके आई हूँ। अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं, सवेरे से वैसे ही चूल्हा है, चूल्हे में जाए तो तमाश साहब उसी के टिकट लेने तो जाते थे, न घर से निकलते न कहें कोई यह बला सिर पड़ती। देवीदीन: जो उधार ही से पराग भेज दिया तो? जग्गू: तो चिट्ठी तो आवेगा ही, चलकर वहीं देख आवेंगे। देवीदीन आंखों में आंसू भर के: सजा हो जाएगी। जग्गू: रुपए जमा कर देंगे तब काहे को होगी, सरकार अपने रुपए ही तो लेगी। देवी: नहीं पगली, ऐसा नहीं होता, चोर माल लौटाते तो वे छोड़ ही दिया जाएगा। जग्गू ने परिस्थिति की कठोरता अनुभव करके कहा दरोगा जी, वह अभी बात भी पूरी ना करने पाई थी कि दरोगा जी के मोटर सामने आ पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रामा इन दोनों को देखते ही मोटर से उतरकर आया और प्रसन्न मुख से बोला तुम यहाँ देर से बैठे हो दादा, आओ कमरे में चलो। अम्मा तुम कब आई? दरोगा जी ने विनोद करने को कहा। कहो चौधरी, लाए रुपए? देवीदीन: जब कह गया कि थोड़ी देर में आता हूँ तो आपको मेरी राह देख लेनी चाहिए थी। चलिए अपने रुपए लीजिए, दरोगा खोद कर निकाले होंगे
देवी दिन आपके अखबार का 1500 अभी ऊपर ही निकाल सकते हैं, ज़मीन खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपए चुका कर आता हूँ। यह तो इंस्पेक्टर साहब थे ना, इससे पहले इसी थाने में थे। दरोगा, तो भाई अपने रुपए ले जाकर उसे हांडी में रख दो। अफसरों की सलाह हुई कि इन्हें छोड़ना ना चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर में चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करते उसके बगल वाले कमरे में गए। देवीदीन ने दरोगा की बात सुनी तो भवें तिरछी हो गई। बोला, दरोगा जी, मर्दों की तो एक बात होती है, मैं तो यही जानता हूँ कि मैं रुपए आपके हुक्म से लाया हूँ, आपको अपना कौल पूरा करना चाहिए। कह के मुकर जाना नीचों के काम है। इतने कठोर शब्द सुनकर दरोगा जी ने भन्ना जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी ना बुरा माना। हंसते हुए बोले, भाई अब चाहे नीच कहो चाहे दगाबाज कहो, पर हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। ऐसे शिकार रोज नहीं मिलते, कोल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दरोगा ने हंसते हुए देवीदीन और भी तेज हुआ। और आपने कहा किस मुँह से था? दरोगा, कहा तो इसी मुँह से था, लेकिन मुँह हमेशा एक सा नहीं रहता। इसी मुँह में जिसे गाली देता हूँ उसी मुँह से तारीफ भी करता हूँ। देवीदीन, तिरस्कृत कर यह मुझे मुड़वा डालिए। दरोगा, मुझे बड़ी खुशी से मंजूर है। नियत तो मेरी पहले ही थी, पर शर्म के मारे ना मुड़वाता था। अब तुमने दिल मजबूत कर दिया। देवीदीन, हंसिए मत दरोगा जी, आप हंसते हो तो मेरा खून चला जाता है। मुझे चाहे जेल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं कप्तान साहब को जरूर कह दूंगा तो टके का आदमी पर अपने अखबार के बड़े अफसरों तक पहुंचा है। दरोगा, अरे यार, यह तो सचमुच कप्तान साहब में से मेरी शिकायत कर देंगे। देवीदीन ने समझा कि धमकी कारगर हुई। अकड़ कर बोला, आप जब किसी की नहीं सुनते, बात कर मुकर जाते हैं, तो दूसरे भी अपने सी कहेंगे ही। मेम साहब तो रोज ही दुकान पर आती है। कौन देवी? अगर आपको तुमने साहब या मेम साहब से मेरी शिकायत की तो कसम खा के कहता हूँ घर खुदवा कर फेंक दूंगा। देवीदीन, जिस दिन मेरा घर खुदेगा उस दिन यह पगड़ी और ये चपरास भी ना रहेगी हुजूर। दरोगा, अच्छा तो मारो हाथ ही हाथ, हमारी 2-2 घंटे छोटे भी हो जाए, यही सही। देवीदीन, पछताओगे सरकार, कह देता हूँ पछताओगे। रामा अब जब्त ना हो सका। अब तक वह देवीदीन के बिगड़ने का तमाशा देखने ही के लिए भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कहा मार कर बोला, दादा दरोगा जी तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। हम लोगों की ऐसी सलाह हो गई है कि मैं बिना कुछ दिए छूट जाऊंगा, ऊपर से नौकरी भी मिल जाएगी। सरकार साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यही रहना होगा। देवीदीन ने रास्ता भटके हुए आदमी की भांति ही कहा, कैसी बात है भैया, क्या कहते हो? क्या पुलिस वालों ने चश्मे में आ गए? इनमें से कोई ना कोई चाल जरूर छिपी होगी। रामा ने इत्मीनान के साथ कहा, और बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। देवी संशय से सिर हिलाकर कहा, झूठा मुकदमा होगा? रामानाथ, नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया है। देवीदीन ने शंका शांत हुई बोला, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कर सकता भैया, जरा सोच समझ कर काम करना। अगर मेरे रुपयों से डरते हो तो यही समझ लो कि देवीदीन ने अगर रुपयों का परवाह की होती तो आज लखपति होता। इन्हीं हाथों से 100 रुपये रोज कमाए और सबके सब उड़ा भी दिए। किस मुकदमे की शहादत देनी है, कुछ मालूम है? दरोगा जी ने रामा को जवाब देने का अवसर न देकर कहा, वही डकैतियों वाला मामला का, जिसमें कोई गरीब आदमियों की जान गई है। इन डाकुओं के सूबे भर का हंगामा मचा रखा है। इसके डर के मारे कोई आदमी गवाही देने पर राजी नहीं होता। देवीदीन ने उपेक्षा के भाव से कहा, अच्छा तो यह मुखबिर बन गए, यह बात है। इनमें से जो पुलिस सिखाएगी वही तुम्हें करना पड़ेगा भैया। मैं छोटी समझ का आदमी हूँ, इन बातों का मर्म क्या जानूँ, पर मुझसे मुखबिर बनने को कहा जाता तो मैं ना बनता, चाहे कोई लाख रुपए देता। बाहर के आदमी का क्या मालूम कौन अपराध है कौन बेकसूर है। 2-4 अपराधियों के साथ 2-4 बेकसूर भी जरूर ही होंगे। दरोगा, हरगिज नहीं, जितने आदमी पकड़े गए हैं सब पक्के डाकू हैं। देवीदीन, यह तो आप कहते हैं ना, हमें क्या मालूम। दरोगा, हम लोग बेगुनाह को फंसाएंगे क्यों, यह तो सोचो। देवीदीन, यह सब
भूनते बैठा हूँ दरोगा जी। इससे तो यही अच्छा है कि आप इसका चालान कर दे। 1-2 साल जेल ही तो होगा। एक अधर्म को दंड से बचाने के लिए बेगुनाह को खून से के सिर तो ना चढ़ेगा। रामा ने भीरुता से कहा, मैंने खूब सोच लिया है दादा, सब कागज देख लिए हैं और कोई बेगुनाह नहीं है। देवी ने उदास होकर कहा, होगा भाई, जान भी तो प्यारी होती है। यह कहकर वह पीछे घूम पड़ा और मनोभाव से इसके स्पष्ट रूप से प्रकट ना कर सकता था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। मुड़कर बोला, तुम्हें कुछ रुपए देता जाऊं? रामा ने खिसियाकर कहा, क्या जरूरत है दरोगा, आज से इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। देवी ने कहकर स्वर्ग से कहा, हाँ हुजूर, इतना जानता हूँ, इनकी दावत होगी, बंगला में रहने को मिलेंगे, नौकर मिलेंगे, मोटर मिलेगी, यह सब जानता हूँ। कोई बाहर के आदमी इनसे मिलने ना आ पाएंगे, ना यह अकेला आ जा सकेंगे, यह सब देख चुका हूँ। यह कहता हुआ देवीदीन तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया, मानो वहाँ उनका दम घुट रहा हो। दरोगा ने उसे पुकारा, पर उसने फिरकर ना देखा। उसके मुख पर पराभूस वेदना छाई हुई थी। जग्गू ने पूछा, भैया नहीं आ रहे हैं? देवीदीन ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा, भैया अब नहीं आ पाएंगे। जब अपने ही अपने ना हुए तो बेगाने ही हैं। वह चल गया। बुढ़िया के पीछे पीछे भुनभुनाती चली। इसी के साथ हमारा 34वां अध्याय भी समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग 35 कवर करेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को गबन उपन्यास सीरीज अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हमें गबन उपन्यास सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले एपिसोड अध्याय 35 लेकर। लेते हैं आप लोगों से विदा।